नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भद्रा टाइगर रिजर्व की। ये आजकल न्यूज़ में बना हुआ है और इसके संदर्भ में क्या है कि चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जिसके बाद से क्या है कि ये सुर्खियों में बना हुआ है। तो देख लेते हैं कि आखिर जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं। न्यूज़ में कहा गया है कि भद्रा टाइगर रिजर्व ए पैराडाइज फॉर साइंटिस्ट, टूरिस्ट एंड फोटोग्राफर्स। ये कहा जा रहा है कि जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये क्या है कि वैज्ञानिकों के लिए, टूरिस्ट के लिए और जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए क्या है, एक तरह से पैराडाइज है। ये क्या है, ये स्वर्ग है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिंस द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडेज आफ्टर द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्कूल है वो क्या है कि परीक्षाओं के बाद जो वार्षिक छुट्टियां घोषित कर चुके हैं, the number of the people visiting the tiger reserve for safari has gone up, but the tourists need to take adequate care not to disturb this eco sensitive zone। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि बड़े स्तर पे क्या है कि इन छुट्टियों के बाद लोग इस टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आ रहे हैं। यही कारण है कि दिनों दिन क्या है कि इस क्षेत्र में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ जो घूमने के लिए पर्यटक आ रहे हैं उनके कारण ये कहा जा रहा है कि इस कह सकते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो इको सेंसिटिव जोन है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें कोई असंतुलन न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए क्या है कि इसकी पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है। तो ये एक शंका व्यक्त की जा रही है कि एक तरह से ये जो प्राकृतिक क्या है कि इको सेंसिटिव जोन है इसमें कोई परिवर्तन न हो, आने वाले लोगों से कोई क्या है कि यहाँ के पर्यावरण में कोई असंतुलन न उत्पन्न हो। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से सरकार को, इससे संबंधित जो भी निकाय हैं, जो संगठन है, उनको यहाँ पर पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है। तो ये न्यूज़ है, इसी कारण से क्या है कि ये टाइगर रिजर्व क्या है सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें अगर बात करें कि ये जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये भारत में कहाँ में देखने को मिलेगा, तो ये जो भद्रा टाइगर रिजर्व है ये क्या है कि यहाँ पर जो कर्नाटक राज्य है कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब आप कर्नाटक राज्य में आएंगे तो यहीं पर ये जो टाइगर रिजर्व है ये देखने को हमें मिलता है। मूल रूप से अगर बात करें कि इसकी जो स्थिति है ये क्या है कि यहाँ पर जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट में आएंगे तो यहाँ बहुत सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हीं के बीच में ये अवस्थित एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्थल है और यहीं पर ये टाइगर रिजर्व अवस्थित है। और इस क्षेत्र में दो नदियों का अपवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा। जो पहली नदी है वो है भद्रा नदी। ये क्या है कि ये मुख्य नदी है, कह सकते हैं कि इसी के नाम पर या इस क्षेत्र का जो नाम है वो भद्रा टाइगर रिजर्व है। दूसरी जो नदी है इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, उनमें से जो मुख्य नदी है वो है तुंगा नदी है। तो इन दोनों नदियों का जो अपवाह का संबंध है वो इस क्षेत्र से, यानी इस टाइगर रिजर्व में इन दोनों नदियों का जल प्रवाहित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये क्या है कि भारत में अगर बात करें तो ये वर्ष 1998 में 1998 में क्या है कि भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्या हुआ, घोषित किया गया था। और इसी क्षेत्र में क्या है कि हम देखेंगे तो एक एलिफेंट रिजर्व भी देखने को मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण भारत का टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर कई सारी वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें तो शुष्क और नम पर्णपाती वन या फिर अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं उनमें क्या है, सागौन है, शीशम है, मैथी है, होन है, नंदी है, या कई प्रकार के जो औषधि वृक्ष हैं उनके पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहली जो बात हो रही है कि ये क्या है कि एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर तेंदुआ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जो तेंदुओं से मिलती हुई जो बिल्लियों की प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती है। ढोल, इंडियन सीवेट देखने को मिलते हैं, सांभर है, बार्किंग जो भौंकने वाले जो हिरण हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और कई सारे अगर कह सकते हैं तो जीव जंतु इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं या उनके ये प्राकृतिक आवास के रूप में यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी में इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें तो कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ कई टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात की भद्रा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा भी यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। जैसे अगर बात करें तो दांदेली, जिसको अंसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी टाइगर रिजर्व यही कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है,
फिर क्या है, जो बिलीगिरी है जिसको रंगनाथ टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है ये भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और MM हिल्स जो टाइगर रिजर्व है वो भी कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। तो ये कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व थे। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल भारत की, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उसकी बात करें तो भारत में इस समय क्या है कि कुल 54 टाइगर रिजर्व इस समय विद्यमान है। इसमें भी अगर बात करें कि सबसे लास्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसमें वीरांगना दुर्गावती, ये क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य का एक टाइगर रिजर्व है, ये क्या है कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। तो इस तरह से देखें कि अगर भारत में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो भारत में जो कुल बाघों की संख्या है वो इस समय कितनी है, ये आंकड़ा जो आया है ये वर्ष 2022 के विभिन्न डेटा के आधार पे लिया गया ये आंकड़ा। ये किस वर्ष का है, तो 2022 का ये आंकड़ा है, जिसके अनुसार भारत में जो इस समय कुल बाघों की संख्या है वो 3167 है, ये संख्या है। इसमें भी अगर बात करें कि जो सबसे लास्ट में जो टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है उसको ऐड करते हुए क्या है कि 54 टाइगर रिजर्व का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है कि 75,796 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये एक बड़ा क्षेत्रफल है। यानी कि भारत में जो टोटल 54 टाइगर रिजर्व है ये कितना एरिया कवर किए हुए हैं ये आंकड़ा दर्शा रहा है। और ये जो मैप है भारत में बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व हैं, बहुत सारे का नहीं, कहने का मतलब क्या है कि जो 54 टाइगर रिजर्व हैं उनके लोकेशन को दर्शाया गया है, जिसमें क्या है कि इसमें टोटल 53 टाइगर रिजर्व दिए गए हैं। और जो लास्ट का 54 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये हमें MP जो राज्य है वहीं पर देखने को मिलेगा। अगर इस दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें, यानी जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, अगर इसकी बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है, तो ये MP में हमें देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। और ये क्या है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले 6 टाइगर रिजर्व पहले से यहाँ पर विद्यमान थे। तो ये क्या है कि MP का क्या है 7वां, ये क्या है कि MP का मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि ये 54 यानी 54वां टाइगर रिजर्व है। तो इसकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नाम दिया गया है। अगर बात करें तो ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है, ये भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2005 में की गई थी। भारत में स्थित जो बाघ हैं और उनके जो आवास हैं, हैबिटेट हैं, उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि ये जो प्राधिकरण है इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नीति और कार्य योजना का निर्माण करना, उनके क्रियान्वयन को निर्धारित करना, बाघ अभयारण्यों के जो प्रबंधन है उनकी देखरेख करना, इसी के साथ बाघों के साथ उनके आवासों पर जो भी अनुसंधान है उनका संचालन करना, उससे संबंधित जो रिसर्च है उनके आंकड़े क्या करना, उनको रिलीज करना, बाघों की सुरक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें कि भारत में जो शीर्ष टाइगर रिजर्व है तो उनमें से कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें आसाम में आएंगे, पूर्वोत्तर का जो आसाम राज्य है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये क्या है कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, ये भी क्या है कि एक तरह का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर एक हाथी रिजर्व भी है और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 3150 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है कि असम में हिमालय की तलहटी में अवस्थित एक राष्ट्रीय पार्क है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर अगर हम उड़ीसा राज्य में आएंगे, कहाँ पर आएंगे तो उड़ीसा राज्य में आएंगे तो यहाँ पर हमें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये क्या है कि मूल रूप से जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं उनके आवास के रूप में जाना जाता है। और इधर अगर आंध्र प्रदेश राज्य में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम बाघ रिजर्व है वो हमें देखने को मिलेगा। भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्वों में ये एक है। इसकी अगर बात करें
तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये वर्ष 1978 में क्या है अधिसूचित हुआ, तथा वर्ष 1983 में क्या है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया। ये अलग बात है कि वर्ष 1992 में इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तित करके क्या है राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया। ये जो अभ्यारण्य है ये कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में आएंगे, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर हमें मेलाघाट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2768 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है कि महाराष्ट्र के गोविलगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पर अवस्थित है। और अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र भी है। इधर ही हम आएंगे तो तेलंगाना राज्य में क्या है कि हमें अमराबाद टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये क्या है कि ये कह सकते हैं तेलंगाना में जो नल्ला मल्ला जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पर ये अवस्थित है। और ये क्या है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में अगर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये हमने बात कर लिया कि भारत के जो शीर्ष टाइगर रिजर्व थे उनकी हमने चर्चा की। चूँकि भद्रा जो टाइगर रिजर्व है इसका जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है, तो संक्षिप्त रूप से कर्नाटक राज्य के बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात होती है कि इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो इसकी जो अवस्थिति है भारत के दक्षिणी भाग में है। और यहाँ पर क्या है कि कई सारे राज्यों की जो सीमाएं हैं वो कर्नाटक राज्य से लगती है। उन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर केरल राज्य है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आएंगे तो तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र है और गोवा। इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो कर्नाटक राज्य से लगती हैं। और ये जो कर्नाटक है इसके अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। मलनाड यानी कि इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है जो इधर पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, और दूसरा क्या है कि मैदान यानी इसका जो पठारी क्षेत्र है वो क्या है कि वो इसका दूसरा भाग है। और यहीं पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण लोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर इसके समीप आएंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा, कोकोनट आइलैंड। ये क्या है कि इसके समीप ही एक छोटा सा द्वीप है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर आएँ तो कर्नाटक में बहुत सारी नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो भद्रा नदी है और जो तुंगा नदी है, इन दोनों नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो भद्रा टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। तो ये भी दो नदियाँ यहाँ की महत्वपूर्ण है। ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और आगे चलकर क्या है कि वर्धा नदी से मिलकर क्या है तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कावेरी है, हेमावती है, अर्कावती है। इधर आएंगे तो यहाँ पर जोग फॉल्स यानी यहाँ पर क्या है कि सारावती नदी हमें देखने को मिलती है। ये क्या है कि इसी सारावती नदी पर ये जोग फॉल्स हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो मालप्रभा, घाट प्रभा, दोनी, कृष्णा, भीमा, ये सारी क्या है कि ये कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो इनके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ बहुत सारी झीलें हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर रिजर्वायर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे डैम भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ के बांध हैं, जो झील है, तो अगर झीलों की बात करें तो यहाँ पर आएंगे तो कृष्णा सागर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ का जलाशय है। फिर रेणुका सागर जो रिजर्वायर है ये एक महत्वपूर्ण जलाशय है। यहीं पर क्या है कि पंपा जलाशय देखने को मिलेगा, सुपा जलाशय देखने को मिलेगा। इसके अलावा आएंगे तो शांति सागर जो जलाशय है वो भी देखने को मिलेगा। यहीं पर क्या है कि भद्रा नदी पर भद्रा रिजर्वायर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके अगर हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जलाशय देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, उनका एक गुच्छा देखने को मिलता है, पंच बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर लेक्स देखने को हमें मिलते हैं। तो ये क्या है कि ये सब सारे कर्नाटक के लेक्स हैं। इसके अलावा अगर हम डैम की बात करेंगे तो भारत में क्या है कि बहुत सारे डैम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण डैम है अलमाटी डैम। तो ये क्या है कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण डैम है। ऐसे ही क्या है कि कर्नाटक में बहुत सारे हमें डैम मिलते हैं, जैसे गजनौर डैम देखने को मिलता है, लक्या डैम देखने को मिलता है, यहाँ पर आएंगे तो चिकिल होल डैम देखने को मिलता है। ये सब क्या है, ये महत्वपूर्ण डैम है। जैसे हमने भद्रा नदी की बात की तो भद्रा नदी पर भी एक डैम हमें देखने को मिलता है। तो भद्रा नदी जो जलाशय है उसी पर क्या है कि वहीं पर ये डैम बनाया गया है। तो ये सारे क्या है कि ये कर्नाटक में अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण लेक और डैम है। यहाँ पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। उनमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, इसमें क्या है कि जोग फॉल्स देखने को मिलेगा।
ये क्या है, इसी को हम गरसोपा जलप्रपात बोलते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इस कारण से ये क्या है, एक प्रसिद्ध वाटरफॉल्स है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चूंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, इस कारण से इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कर्नाटक में खनिज संसाधन देख लेते हैं। अगर खनिज संसाधन की बात करें तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि कर्नाटक एक समृद्ध राज्य है। यहाँ पर क्या है कि सोना, चांदी, लोहा, क्रोमाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आएंगे तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कोल्लार। जो कोल्लार डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है कि सोने के भंडार के दृष्टिकोण से कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े स्तर पे सोने की खदानें देखने को मिलती हैं और इस समय अगर देखें तो पहले की अपेक्षा इन खदानों की जो उपयोगिता है वो पहले से कम हुई है। इसके साथ क्या है कि जो कोल्लार है ये रेशम वस्त्र उद्योग के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर क्या है कि यहीं पर अगर आएंगे तो जो न्यू मंगलोर है ये जो क्षेत्र है ये क्या है कि कर्नाटक में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लॉ एस के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहीं पर जो गुलबर्गा है वो क्या है कि गुलबर्गा यहाँ पर स्वर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और स्वर्ण उत्पादन के साथ क्या है कि जो गुलबर्गा है ये क्या है कि सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहीं पर क्या है कि जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आएंगे तो जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है कि कर्नाटक राज्य में यहाँ पर बड़े स्तर पे लोहे के अयस्क निक्षेप देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जो बाबा बुदान इसके समीप जो पहाड़ी है वो क्या है कि लोहे के साथ क्या है कि कहवा और इलायची के उत्पादन के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर यहाँ पर एक और क्षेत्र है जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, तो जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है ये जो कर्नाटक राज्य है वहाँ के लौह अयस्क के दृष्टिकोण से, और यही नहीं यहाँ पर अगर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लोहे के साथ क्या है कि ये मैग्नीज के भंडार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है कि ग्रेनाइट के बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। यहीं पर जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो यहाँ पर जो हट्टी है, यहाँ पर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे यहाँ पर जो हट्टी है ये क्या है कि यहाँ पर सोने की खान के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यही नहीं, जो बेलगाम है, जो बेलगाम ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है कि ये कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े स्तर पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो ये हमने देख लिया कि खनिज के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य के कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अगर उनकी बात करें तो बन्नेर घाट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो बांदीपुरा है, कुद्रेमुख है, नागरहोल है, अंसी है। ये सारे क्या है कि यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है, नेशनल पार्क हैं। अगर इनके अलावा हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे रामसर साइट भी देखने को मिलेंगे, जैसे रंगनाथपुर जो है ये एक महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ का एक कह सकते हैं रामसर साइट है। इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि कर्नाटक एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो ये हमने देख लिया। आज के इस चर्चा पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भद्रा टाइगर रिजर्व पूर्वी घाट क्षेत्र के बीच में स्थित है। यह कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं और जो 53वां टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है वो भारत में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। चौथा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना की नल्ला मल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी चारों। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो भद्रा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर अवस्थित है और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी विशेषताएं हैं। उसके अलावा जो कर्नाटक राज्य है उसके बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से जानकारी हासिल की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।